हेलो स्टूडेंट्स, विलियन यानी सॉल्यूशन चैप्टर आप लोगों का उम्मीद है कि आप उसे सही समझने का प्रयास कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों को 5 मॉड्यूल विलियन यानी सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड आप तक पहुंचा दिए हैं। 6वां मॉड्यूल जो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसमें भी हम लोग विलियन की सांद्रता की ही बात करने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? पिछले 3, 4, 5, 6 मॉड्यूलों में हम लोगों ने सांद्रता, विलियन की सांद्रता से संबंधित जानकारियों को ही कलेक्ट किया है और सांद्रता की जो तमाम इकाइयां हैं उनसे तो आप लोग अब परिचित होने लगे हैं। सांद्रता की अगली और लास्ट इकाई से परिचित कराने के बाद मैं आपको पिछले सभी सांद्रता की इकाइयों से दोबारा हाईलाइट मैच आपको उसका दिखाऊंगा। संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, कुछ आपकी क्यूरीज जो होंगी उनको बिना आपसे पूछे ही मैं आपको कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है? तैयार हैं आप लोग? हाथ में पेन, सामने कॉपी, निगाहें आप लोगों की वीडियो पर और कान में लीड। ओके बेटा? ओके, यस, ठीक। तो सांद्रता की जो अगली इकाई है, देखिए उस अगली इकाई को बताने से पहले मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा। मैं बताने जा रहा हूं कि कुछ विलेय पदार्थ यानी कुछ पदार्थ, ठीक है, जिन्हें विलायक में डाला जाए। हर विलायक में वो ऐसा नहीं रोल प्ले करते जो मैं बताने जा रहा हूं। कुछ विलायकों में वे पदार्थ अपना जो सूत्र है वो परिवर्तित कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, सूत्र 2 तरीके से परिवर्तित हो सकता है। पहला, या तो वो पदार्थ टूट जाए आयनों में, राइट? तो ऐसा कौन कर सकते हैं? आयनिक जो पदार्थ होते हैं, क्योंकि वो आयनों से मिलकर बने होते हैं और वो आयनों में टूट जाते हैं। जब वो आयनों में टूट जाएंगे तो अब उस पदार्थ का अस्तित्व जो टूटने से पहले था वो अब बदल गया। समझ में आ रही बात? सिंपल से एग्जांपल से मैं बताऊं, जैसे NaCl है बेटा। अब NaCl अपनी ठोस अवस्था में तो NaCl क्रिस्टल के रूप में रहता है। जल में वो NaCl हम कहते जरूर है कि ये NaCl घुला हुआ है, लेकिन वास्तविकता में घुलने पर उसका अर्थ ये निकलता है कि वो Na धनायन और Cl नेगेटिव के रूप में है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में। समझ में आ गई बात? तो अब मैं उसे NaCl से उसका मोलर द्रव्यमान कहते हुए मैं इस्तेमाल करता हूं क्या? क्योंकि सूत्र बदल गया तो मैं बोलूंगा सूत्र भार, जो भी सूत्र है उसका भार। इज दैट क्लियर? इसी तरह से कुछ विलेय पदार्थ क्या होते हैं? संगुणित हो जाते हैं। यानी 2 स्थितियों को आप समझिएगा। एक तो है बेटा संगुणन और दूसरा है संगुणन मतलब एसोसिएशन, ठीक है ना, कणों का आपस में जुड़ जाना। और दूसरा है डिसोसिएशन यानी वियोजन। समझ रहे आप? संगुणन होने पर क्या होंगे? मान के चलिए, ऐसा समझ लीजिए कि ये बेटा अलग अलग कण हैं, समझना, ये अलग अलग कण हैं और ऐसे पदार्थों को समझना, ऐसे पदार्थों को जिन्हें किसी उचित विलायक में मिला दिया जाए और उस विलायक में वो क्या कर ले, तो किसी उचित विलायक में मिला जाने पर क्या होगा? ये कण बेटा आपस में किसी तरह से जुड़ जाते हैं। तो ये अब देखिए, ये 1, ये 2, वैसे और काउंटिंग करेंगे तो 3, 4, 5 हो रहे हैं। लेकिन क्या मिला मुझे विलयन में किसी विलायक में मिलाए जाने पर वो विलयन में मुझे 2 कणों का जुड़ा हुआ रूप दिखाई दिया, जिसको मैं कहता हूं द्विलक। द्विलक क्यों कह रहा हूं बेटा? देखिए, इसको मैं बोलूंगा 1 लक, एक कण मतलब 1 लक मोनोमर, और वो मुझे विलयन के अंदर ऐसे दिखाई दे रहे हैं, द्विलक के रूप में मिल रहे हैं। ये जिसे मैं काउंटिंग में 1 कहूंगा, दरअसल वो अपनी पूर्व की स्थिति के 2 कणों से जुड़कर मिलकर बना है। इज दैट क्लियर? तो इसे कहा जाता है संगुणन। इसी तरह से वियोजन में क्या होगा? मान के चलिए ये कण 2 थे, ठीक है, आपस में जुड़े थे, लेकिन वियोजन होने पर क्या हो गए? ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ये कहलाएगा वियोजन। इज दैट क्लियर?
तो सांद्रता की जो अगली इकाई मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम मैंने लिखा है फॉर्मलिटी यानी फॉर्मलता। बेटा क्या लिखा है? फॉर्मलता। जैसे हम लोगों ने मोलरता, नॉर्मलता, वैसे ही फॉर्मलता, वैसे ही का मतलब है, थोड़ा अंतर तो है, ये तो बात समझते जब अलग लिखा गया है। देखिए नॉर्मलता में मैंने क्या लिया था, पहले मैं आपको मोलरता में बताऊं। मोलरता में मैंने क्या लिया था? विलेय के मूलों की संख्या। क्या ली थी बेटा? विलेय के मूलों की संख्या। शॉर्ट में लिख दूं मैं NB, विलेय के मूलों की संख्या। कई बार ग्राम मूलों की संख्या भी कह देते हैं अपन। मूलों की संख्या कहना या ग्राम मूलों की संख्या कहना दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह से नॉर्मलता में मैंने क्या लिखा था आपको? नॉर्मलता में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। बेटा ग्राम तुल्यांकों की संख्या ली थी यहां पर, ठीक है। चलिए यहां पर भी मैं लिख देता हूं विलेय के मूलों की संख्या। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा आप उसे ग्राम मूलों की संख्या भी कह सकते हैं और कहते भी हैं कुछ। विलेय के दोनों एक ही बात है, मूलों की संख्या। और तीसरी जो मैंने आपको ली है फॉर्मलता, ये फॉर्मलता कब उपयोग में लाई जाएगी? फॉर्मलता जो इकाई है बेटा वो तब उपयोग में ली जाती है जब किसी विलेय पदार्थ का अपना आणविक रूप, समझ रहे हैं आप, अपना आणविक रूप विलयन के अंदर परिवर्तित हो जाए। जब आणविक रूप बदल गया तो उसका सूत्र बदल गया, और सूत्र बदल गया तो अब मैं पूर्व के सूत्र से सांद्रता नहीं निकालूंगा, क्योंकि विलयन में बदला हुआ सूत्र वाला वो पदार्थ बदले हुए सूत्र वाला है। तो मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं क्या? सूत्र भारों की संख्या, ठीक है ना। विलेय के सूत्र भारों की संख्या। इससे जैसे मैंने यहां कहा ना ग्राम मूलों की संख्या, वैसे यहां भी कैसे ग्राम सूत्र भारों की संख्या, एक ही बात है, सूत्र भारों की संख्या। किसमें बात कर रहा हूं बेटा मैं? फॉर्मलता में। अब देखिएगा बहुत आसान हो गया बेटा आप लोगों को। क्या क्या आसान हो गया? मोलरता की परिभाषा, विलयन कितना? 1 लीटर आयतन। तो परिभाषा क्या होगी मोलरता की? विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलयन के ये तीनों में वही बात लगेगी। विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मूलों की संख्या को मोलरता, घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता, घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को, ग्राम सूत्र भारों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मलता कहते हैं। तो फॉर्मलता की डिफाइन क्या हो गई? विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए या उपस्थित कह सकते हैं, आयतन में घुले हुए विलेय के सूत्र भारों की संख्या को, सूत्र भारों की संख्या, जैसे मूलों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, वैसे ही सूत्र भारों की संख्या, सूत्र भारों की संख्या को, यानी कितने सूत्र भार घुले हुए हैं, यह कहलाएगी को फॉर्मलता। फॉर्मलता को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मलता कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब प्रश्न यह आता है कि सर मूलों की संख्या कैसे निकाली थी बेटा हम लोगों ने? याद करिए, मूलों की संख्या निकाली थी हम लोगों ने विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। इज दैट क्लियर? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली थी? विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। याद आ रहा है? उसमें भी विलेय का भार, लेकिन भाग किसका लगेगा? मोलर द्रव्यमान का, ठीक है। इसमें विलेय का भार वही, लेकिन भाग किसका लगेगा बेटा? डिवाइड किससे करेंगे अपन? उसे डिवाइड करेंगे तुल्यांकी भार से, इक्विवेलेंट वेट से, जो हमने पिछले वीडियो बताया था। आज अपना 20 मिनट तक और दोबारा उसी पर रिपीट करेंगे। विलेय के सूत्र भारों की संख्या कैसे निकाली जाएगी? ये भी कुछ उसी से निकलेगी। विलेय के सूत्र भार जो यहां लिखे गए ना, इसका मतलब होगा, लिसन, विलेय के, चूंकि विलेय की बात करते हैं अपन, विलेय के सूत्र भारों की संख्या बराबर सूत्र भारों की संख्या बराबर, वही बात बेटा, विलेय का भार। अब इतना तो समझ में हो गया, मैंने संकेतों में लिख दिया है, तो WB विलेय का भार, ठीक है ना, बटे विलेय का सूत्र भार। अब सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं ना फॉर्मूला, विलेय को अपन क्या करें? B, तो विलेय का सूत्र भार, सूत्र से यानी विलयन के अंदर
बने हुए विलयन में विलेय जिस फॉर्म में उपस्थित है ना, उस फॉर्म यानी उस रूप का सूत्र भार क्या होगा उसका भाग दे देंगे। चलिए, अभी आपके दिमाग में अभी पूरी बात नहीं बैठी, मैं आपको एक उदाहरण से परिचित करा रहा हूं आपको, ठीक है ना, फिर मैं आपको इसके फॉर्मूले की बात कर दूंगा, ठीक है। चलिए, पहले आप मेरी बात को पूरा सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। मेरा प्रयास ये रहता है कि जिस परिभाषा को हम लोग लिख रहे हैं उसे सही ढंग से समझा जाए। ओके बेटा, चलिए, तो मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूं वो ये है कि एक उदाहरण से समझाऊं, ठीक है ना। यानी सांद्रता की इकाई कब प्रयुक्त की जाती है, तो मैं कह चुका हूं, संगुणन हो विलेय का या वियोजन होता हो। देखिए, एक बेंजोइक अम्ल है C6H5COOH, ये किसका सूत्र बेटा, बेंजोइक अम्ल का, ठीक है। और बेंजोइक अम्ल को, इसका नाम क्या है, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। बेंजोइक अम्ल को जब हम लोग बेंजीन में मिलाते हैं, बेंजीन विलायक है बेटा, यहां पर बेंजीन कौन है, विलायक, ये कौन है, विलेय। इसे जब इसमें मिलाते हैं, इसका सूत्र हर विलायक में बदल जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। इज दैट क्लियर। लेकिन बेंजोइक अम्ल बेंजीन के अंदर जब डाला जा रहा है बेटा, तो ये बेंजोइक अम्ल के हो क्या रहे हैं, बेंजोइक अम्ल के ये कण, बेंजोइक अम्ल के ये कण दो के रूप में जुड़ जाते हैं, दो कण आपस में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं विलयन के अंदर द्विलक रूप। द्विलक रूप, दो के रूप में जुड़ जाने को मैंने क्या दिया, हॉल्टवाइज। अब देखिए, जब ये अपने मूल रूप में रहता है तब इसका सूत्र ये, और इस रूप में इसका सूत्र निकाला, इस सूत्र से बाहर निकाला है, इस सूत्र से। तो आप देखिए, 12 छिंग 72, या मैं कह दूं 7 कार्बन, 12 सत्ते 84, 84 और 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक, 90, 16 दूनी 32, 90 और 32, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, ठीक है ना, 84 और 6 90, 16 दूनी 32, 90 और 32 बेटा 122 हो गया। इसका मतलब इस रूप में इसका सूत्र भार कितना है बेटा, 122 है। ग्राम लगा दूं तो ग्राम सूत्र भार कहलाएगा ये, ठीक है ना, 122। इसे मैं इसका मोलर द्रव्यमान भी कह सकता हूं इस जगह, ठीक है ना, यानी अणु भार। आपको ये तो मतलब मालूम है कि सूत्र से जो निकाला जाएगा वो सूत्र भार होता है, ठीक है, और उसे हम लोग अणु भार भी कह देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं यहां आपको लिए चलता हूं, जब विलयन के अंदर मैं ढूंढ रहा हूं तो विलयन में इसके दो कण आपस में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो इस रूप में, अब इस रूप में जो कि द्विलक रूप है, बेंजोइक अम्ल का द्विलक रूप है, ठीक है ना, बेंजोइक अम्ल के इस द्विलक रूप में का सूत्र भार क्या होगा बेटा, सूत्र भार या ग्राम सूत्र भार क्या होगा बेटा, तो मैं क्या कहूंगा, मतलब सूत्र भार को जब ग्रामों में प्रदर्शित करेंगे तो ग्राम सूत्र भार कहलाएगा बेटा, 2 गुणा 122। ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दो कण आपस में जुड़े हैं, तो इस रूप के सूत्र का मतलब होगा 244, यानी जस्ट दुगना। अगर 100% अगर संगुणन हुआ होगा तो जस्ट दुगना होगा, 95% होगा तो कुछ कम होगा। ये हम इसी चैप्टर में आगे जब वांटाप गुणांक में आपको बताऊंगा तब मैं इसके बारे में आपको डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है ना। अभी क्या देख रहे हैं आप कि ये वाला विलेय पदार्थ इस वाले विलायक में डाले जाने पर इसके दो कण आपस में जुड़ जाते हैं, दो कण जुड़ जाते हैं और हमें ये इस रूप में मिलता है। इसको मैं कह रहा हूं द्विलक, यानी ये डाइमर फॉर्म है, ठीक है, द्विलक रूप में मिलता है। तो अब चूंकि मैं बेंजोइक अम्ल का, लिसन, बेंजोइक अम्ल के विलयन की फॉर्मलता निकालना चाहता हूं, तो निश्चित तौर पर आप ये समझ रहे हो कि ये इस रूप में मिल रहा है हमको, तो हम ये वाला सूत्र का भार नहीं लगाएंगे, बल्कि विलयन में जिस रूप में मिल रहा है उसका भार निकालेंगे, सूत्र भार लगाएंगे। इज दैट क्लियर। चलिए, तो मैं अब आपको आगे की कहानी में इसके फॉर्मूले से परिचित कराता हूं। हम लोग इसे फॉर्मलता को एफ से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या लिखना था मुझे, विलेय के सूत्र भारों की संख्या, जैसा मोलरता में क्या कहते थे बेटा हम लोग, बताइए, मोलरता में मोलों की संख्या कहते थे, सूत्र भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। समझ में आ रही बेटा बात, ठीक, लीटर में। ओके, नेक्स्ट, इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाया मैंने, विलेय के सूत्र भार
कैसे निकलेंगे ये बात मैंने बताई थी। उस विलेय का तुला हुआ भार तराजू पर जो रखा गया वो हमने कितना बेंजोइक अम्ल लिया, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, वो बटे उसका सूत्र भार किसमें, विलयन के अंदर उसका सूत्र जो था उससे भार निकलेगा, वो उसका सूत्र भार कहलाएगा। जैसे इस वक्त बेंजोइक अम्ल का सूत्र भार हो गया 244, जो कि उसके सामान्य सूत्र भार से दुगना है, सामान्य अणु भार से दुगना है। ठीक है, एक ही बात, फॉर्मलता बराबर। ओके, तो विलेय के सूत्र भार यानी अब मैं लिख सकता हूं ना बेटा WB बटे बताइए FB, ये किसके स्थान पर रखा है बेटा मैंने, F का मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब सूत्र, सूत्र भार, विलेय का सूत्र भार, विलेय का भार, विलेय का सूत्र भार इसकी जगह। ठीक है ना, इस पेन से मैंने जिसको गोला लाल ले लिया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, गुणा क्या करूंगा, नीचे जो लिखा गया ये लिखा है बेटा विलयन का आयतन लीटर वाला। ठीक है, और जैसा आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि अगर इसे हम ml में बदलना चाहते हैं, ml वाला आयतन होगा तो हम ml के आयतन को लिख तो जरूर देंगे, लेकिन ऊपर कितने का गुणा लगाएंगे बेटा हम लोग, बोलिए 1000 का। ठीक है ना, अगर लीटर में ही है तो लीटर में, हाँ अगर ml में दिया जा रहा है तो आप या तो लीटर में बदल ही लो बेटा, तो लीटर के रूप में डायरेक्ट लिख सकते हो, और ml में दिया जा रहा है आप उसे ml के रूप में लिखना चाहते हो तो ml में तो लिख सकते हैं मिलीलीटर में, लेकिन ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 1000 का। बात समझ में आ गई बात। तो बेंजोइक अम्ल बेंजीन विलायक में द्विलक के रूप में मिलता है बेटा, द्विलक, डाइमर फॉर्म, द्विलक, द्विलक का मतलब हो गया दो दो कण की जुड़ी हुई अवस्था को द्विलक कहते हैं। तो उस वक्त उसका सूत्र होता है हॉल ट्वाइस के रूप में। अब देखिए ये क्यों कैसे जुड़े रहते हैं ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना, उसका सूत्र आपको एज ए नोट्स में उपलब्ध है ही। बेंजोइक अम्ल का एक कण जो मैंने लिखा C6H5 C डबल बॉन्ड OOH। ओके बेटा, बेंजोइक अम्ल थोड़ा ओपन करके मैं बता रहा हूं कि ये किस तरह से जुड़े रहते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि द्विलक में वो दोनों अणु बेंजोइक अम्ल के, जिसे बाद में विलयन में हम एक गिन रहे हैं, एक क्यों गिन रहे हैं, क्योंकि दो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तब हम एक गिन रहे हैं, यानी 100 कण अगर हम डाल रहे हैं, मान के चलो 100 कण यहां डाले जा रहे हैं, तो विलयन में मुझे कितने मिल रहे हैं, 50 कहां गए, तो गए कहीं नहीं है। दरअसल विलयन के अंदर दो दो कणों को हम एक गिन रहे हैं, यानी हर एक कण का वो द्विलक रूप कहलाएगा, सूत्र भार कहलाएगा, जो ये है। ठीक है, अब मैंने उसे ओपन किया, चूंकि CWH जो दिख रहा है आपको, CWH को जब हम लोग ओपन करेंगे, ओपन करने पर क्या होगा बेटा, ये ओपन करने पर आप कहोगे कि सर इस तरह का उसका अणु सूत्र बनता है। ठीक है ना, दूसरा मैंने इधर बनाया बेटा, मैं क्या बताने जा रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं कि बेटा ये आपस में किस तरह से जुड़े रहते हैं, कौन से बंध से जुड़े रहते हैं, ये समझाना है। ठीक है ना, ये बेंजोइक अम्ल का C6H5 COOH दूसरा अणु ले लिया। ठीक है, तो इसका जो हाइड्रोजन है बेटा, ये बंध इतना ज्यादा ध्रुवीय होता है कि इसमें कौन सा बंध लगने की संभावना हो जाती है, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध किन में लगता है, यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ, जिसे शॉर्टकट में कहता हूं FON, FON, F का मतलब फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, तो दरअसल उस बंध में हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, उस बंध में इतनी द्रुवता उत्पन्न हो जाती है कि हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता विकसित हो जाती है। यह हाइड्रोजन बंध शब्द को लैटिमर एवं रोडबुश ने दिया था, जिसकी ताकत, जिसकी स्ट्रेंथ, जिसको बंध को तोड़ने की ताकत वांडरवाल आकर्षण बलों से ज्यादा होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध वांडरवाल आकर्षण बलों से प्रबल होते हैं बेटा। ठीक है ना, लेकिन सहसंयोजी बंधों से दुर्बल होते हैं, लेकिन वांडरवाल आकर्षण बलों से प्रबल होते हैं। ये तो ये जो बंध लगा, ये कौन सा बंध है बेटा, तो मैंने अगर शॉर्ट में लिख दिया तो मैंने कह दिया हाइड्रोजन बंध। तो ये क्या बना दिया मैंने, ये बेंजोइक अम्ल के द्विलक रूप का प्रदर्शन कर दिया। ठीक है, अणु ये अलग, ये अलग, अलग का मतलब हो गया दो अलग अलग अणु है, तो ये हाइड्रोजन बंध अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। ओके, अच्छा इसी तरह का मैं कह सकता था एसिटिक अम्ल। एक और एग्जांपल देखो, एसिटिक अम्ल। ठीक है ना, तो ऐसे जैसे ये बेंजोइक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है बेटा CH3COOH। सिरका कहते हैं कि नहीं हम लोग, आईपीसी बोलते हैं एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक, ऑइक, एक दो कार्बन, एन एकल बंध से जुड़े होते हैं दोनों कार्बन, ओइक COOH का अनुलग्न होता है, एथेनॉइक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल लिख दिया मैंने आपको। तो एसिटिक अम्ल के इस सूत्र से इस रूप में निकालेंगे तो ये निकलेगा बेटा 60। सूत्र भार क्या है, इस सूत्र का भार क्या है बेटा, 60। जो जोड़िए, जोड़ लो। ठीक है ना, इसको भी जब बेंजीन में डाला जाएगा, बेंजीन में, अब देखिए एसिटिक अम्ल जल में डालेंगे तो बेटा आयनों में टूटेगा,
लेकिन इस विलायक में बेंजीन के अंदर डालेंगे तो बेटा इसके दो दो कण आपस में जुड़कर द्विलक के रूप में हमें विलयन के अंदर मिलेंगे, CH3COOH का होल ट्वाइस। और अब इसका सूत्र भार हो जाएगा दुगना 120। सूत्र भार क्या हो जाएगा? दुगना, क्योंकि द्विलक का सूत्र ये है और इस सूत्र से बाहर निकाला जाएगा तो सूत्र भार कहलाएगा। तो फॉर्मूला ये। ऐसे ही अगर मैं इसका द्विलक रूप बनाऊंगा तो C6H5 की जगह मुझे क्या रखना होगा बताइए? CH3 रखना पड़ेगा। ये बेंजोइक अम्ल का द्विलक रूप है और एसिटिक अम्ल का द्विलक रूप बनाऊंगा तो मैं यहां CH3COOH वही CH3COOH। अगर पेपर में प्रश्न आता है कि एसिटिक अम्ल के द्विलक रूप का प्रदर्शन कीजिए तो आप कहोगे CH3COOH CH3COOH। ठीक है। अब यहां क्या क्या बातें हमें समझने या सोचने लायक हो गई बेटा? पहली बात तो मुझे यह बताइए आप लोग कि फॉर्मलता इकाई कब प्रयुक्त की जाएगी बेटा? जब किसी विलेय पदार्थ का विलयन में संगुणन या वियोजन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसका जो आणविक रूप था ना वो बदल जाएगा। आणविक रूप यानी आणविक रूप का सूत्र अणु सूत्र कहलाएगा, वो बदल गया। तो सूत्र बदल गया तो हम लोग सूत्र भार, सूत्र बदला तो क्या बदला, उस सूत्र से भार निकालेंगे जिसे अपन सूत्र भार कहते हैं। ठीक है। खैर, तो फॉर्मलता इकाई संगुणनीय अभियोजन की स्थिति में निकाली जाएगी। ये इसका सूत्र बन गया। अगर 1000 का गुणा तो नीचे ml कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 जिसको आप ये देख रहे हैं। ठीक है। तो कई बार प्रश्न बनते हैं, इसको सुनिएगा कि एसिटिक अम्ल, ये वाला एसिटिक अम्ल बेंजीन में, एसिटिक अम्ल के बेंजीन में बने हुए विलयन में उसका अणु भार उसके सामान्य अणु भार से, अच्छा इसको कहेंगे अपन सामान्य अणु भार, क्योंकि एसिटिक अम्ल का सामान्य रूप से सूत्र तो यही है। तो ये सामान्य अणु भार, ये प्रैक्टिकली के दौरान, यानी प्रैक्टिकल के दौरान का मतलब विलयन में हमें मिल रहा है तो उसको कहेंगे प्रेक्षित अणु भार। या तो इसको ये कह दो, सूत्र से भार कह दो, या फिर प्रेक्षित अणु भार। ऑब्जर्व हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं एसिटिक अम्ल कहता हूं तो आप यही बोलोगे इसका अणु भार या सूत्र भार 60 है, क्योंकि एसिटिक अम्ल का सूत्र ये है। लेकिन अगर यह बोला जाए बेटा कि एसिटिक अम्ल का बेंजीन के अंदर, तो एसिटिक अम्ल का बेंजीन के अंदर जो अणु है वो अणु जुड़कर द्विलक के रूप में मिलेगा, तब इसका सूत्र भार ये होगा जिसको कहूंगा प्रेक्षित अणु भार। तो मैं ये कह रहा था कि एसिटिक अम्ल का बेंजीन में बने हुए विलयन के अंदर उसका प्रेक्षित अणु भार सामान्य अणु भार से, प्रेक्षित अणु भार सामान्य अणु भार से लगभग दुगना प्राप्त होता है। क्यों? प्रेक्षित अणु भार प्रैक्टिकली तरीके से मेजर करते हैं ना हम लोग, तो वो मान उसके सामान्य अणु भार मतलब सामान्य सूत्र से जो निकलेगा उससे लगभग दुगना प्राप्त होता है। क्यों? तो आप इसका आंसर क्या कहेंगे? क्योंकि एसिटिक अम्ल विलायक बेंजीन के अंदर द्विलक रूप में मिलता है। द्विलक रूप ये बना दिया हमने, CH3 लग जाएगा तो एसिटिक अम्ल का द्विलक रूप हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में अब उसका प्रेक्षित अणु भार जो कि उसके सामान्य अणु भार 60 से लगभग दुगना यानी 120 होगा। ऐसी बेंजोइक अम्ल के ऊपर प्रश्न बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये रही हमारी कौन सी इकाइयां बेटा? कौन सी इकाइयां? सांद्रता की क्या, इस इकाई को क्या बोलेंगे हम लोग? फॉर्मलता बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो सांद्रता की जितनी भी ऑलमोस्ट इकाइयां थी वो मैंने आप लोगों को फिनिश की हैं। अब मैं आप लोगों को इस सांद्रता की इकाइयों के दोबारा उस रूप को मैं परिचित कराने जा रहा हूं जिससे रिवाइज होगा। ये देखिएगा बेटा। ठीक है। ओके। आप अपनी कॉपी में वो सारे फॉर्मूले जो मैं दोबारा बनाने जा रहा हूं, क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल किससे होंगे बताइए? न्यूमेरिकल होंगे फॉर्मूले से। अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं मालूम है तो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे आप लोग? ओके। चलिए, तो सबसे पहली बात एक बार दोबारा फिर उसी चीज पर कि सर सांद्रता का क्या मतलब निकाला बेटा? बहुत आसान शब्दों में मैंने क्या बताया था, जो भी आपने तुला हुआ या मापा हुआ विलायक लिया है तो उसकी निश्चित मात्रा में घुली हुई आपने डाला है, उसको विलेय आपने डाला है ना, तौलकर या मापकर, में घुली हुई विलेय की निश्चित मात्रा को विलायक या विलयन के निश्चित, विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की निश्चित मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है। अब ये जो मात्रा है वो भार के मात्रकों में ग्राम किलोग्राम में हो सकती है, दोनों की हो सकती है। ठीक है ना, या किसी एक की हो सकती है या दोनों में बराबर हो सकती है। ये बात आप देख चुके हैं। एक दूसरी बात, हमने इसे 3 प्रकार से मोटे मोटे तौर पर बांटा था। कौन कौन सा बेटा? एक तो W/V मात्रक। अब आपको यहां सुनिएगा, पिछले दिनों मैंने क्या बताया आपको? W/V मात्रक यानी वॉल्यूम।
सांद्रता की जिन इकाइयों में आयतन प्रयुक्त होता है बेटा, क्या आयतन, और आयतन ताप से प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा, आयतन ताप से प्रभावित होता है। और आयतन अगर ताप से प्रभावित होगा, कैसे प्रभावित होगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर पदार्थ में प्रसार होता है, और पदार्थ में अगर प्रसार होगा तो आयतन बढ़ेगा, और चूंकि आयतन और वो इकाई एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो आयतन बढ़ेगा तो वो सांद्रता की इकाइयों में उनके मानों में कमी आएगी। आयतन बढ़ने पर मोलरता कम होगी, नॉर्मलता कम होगी, फॉर्मलता कम होगी, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर कम होगी। सांद्रता की जिन इकाइयों में आयतन प्रयुक्त होगा वे सभी ताप से प्रभावित होंगे। ठीक है, चलिए एक दूसरी बात, तो तीन तरीके से बांटा गया, ठीक है ना, मैंने आपको सारी बातें बताई थी, एक बार दोबारा उन चीजों को फिर मैं आपको बता दूं। एक तो नहीं बेटा परसेंटेज, तीनों प्रकार की परसेंटेज, W/V परसेंटेज, बेटा क्या सूत्र होता था, परिभाषा होती थी विलयन के 100 ml आयतन में घुली हुई विलेय की ग्रामों में मात्रा को। ठीक है ना, सूत्र क्या होता था बेटा, नोट करिए, बार बार आप अपनी कॉपी में ये नोट करते रहिए बेटा, ml गुणा 100। ओके, ये सूत्र हो गया, W/V परसेंटेज का सूत्र हो गया। अब मैं अगर पहले मैं आपको तीनों परसेंटेज ले दूं, फिर मैं आपको इससे और परिचित कराऊंगा। W परसेंटेज का फॉर्मूला, परिभाषा क्या होगी, अब देखिए ऊपर भी W नीचे भी W, विलेय की मात्रा को भी भार में और विलयन की मात्रा को भी भार की मात्रा को में, ठीक ना, परसेंटेज लगाए तो 100 कहेंगे अपन, तो अपन परिभाषा क्या बनाएंगे, विलयन के 100 ग्राम में, भार का मात्रा हो गया ग्राम, विलयन के 100 ग्राम में घुली हुई विलेय की ग्रामों में मात्रा को W/W परसेंटेज कहते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, WB बटे विलेय का भार बटे विलयन का भार ग्रामों में, ऊपर भी ग्राम होगा, मैं भले ही ना लिखूं, गुणा 100। इज दैट क्लियर, यहां तक कोई बात, ठीक। तीसरा जो मैंने लिखा है वो परसेंटेज कौन सी होती है बेटा, V/V परसेंटेज, कौन सी, वॉल्यूम आयतन प्रतिशतता कहते हैं अपन जिसको सीधा सीधा तौर पर। इसकी परिभाषा देखिए, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, विलेय की मात्रा को भी वॉल्यूम की मात्रा को और विलयन की मात्रा को भी वॉल्यूम यानी आयतन की मात्रा को। इज दैट क्लियर, तो विलयन के 100 ml आयतन में घुले हुए विलेय के ml में आयतन को, 100 ml में विलेय के कितने ml घुले हुए हैं, ये तो फॉर्मूला बनाया VB, ए को मैंने विलायक और बी को विलेय का है बेटा, ये ध्यान रखिएगा इस जगह, विलयन का आयतन ml में गुणा 100, ये तो हो गई परसेंटेज। अब आप देखिएगा इन परसेंटेज यानी प्रतिशतता से मैं आपको ppm और ppb से और परिचित करा देता हूं यहीं से आपको, तथा ppb याद आ रहा है आपको, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन और बिलियन, ठीक है, मिलियन यानी 10⁻6 और बिलियन यानी 10⁹ 1 अरब, 10 लाख वो 1 अरब। ओके, होता क्या है मैंने आपको बताया था, मान के चलिए किसी बहुत अधिक पानी में नदी भरी है, समझ लो पानी की नदी है, कुंड भरा हुआ बहुत अधिक, उसमें आप थोड़ी सी चीनी मिला दें, 1 चम्मच चीनी मिला दें, इतने पानी में 1 चम्मच चीनी मिला दें, तो कहने के लिए आप यूं कह सकते हैं कि सर जाको का फर्क पड़ेगा, मतलब इतना सारा पानी जाकर फर्क क्या पड़ेगा बेटा, वैसे फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप समझते हैं कि अगर उतने पानी में कोई ऐसा पॉइजनस पदार्थ मिला दिया जाए तो उस पानी में वो थोड़ी सी विषाक्त पदार्थ, विषैला पदार्थ मिलाने से पानी, वैसे तो बहुत थोड़ी सी मात्रा मिलाइए बहुत अधिक पानी में, तो वो थोड़ी सी मात्रा जिसको आप चीनी या शक्कर के लिए आप लोग कह रहे थे कि सर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो थोड़ी सी मात्रा का अगर विषैला पदार्थ मिला दिया जाए ना तो क्या प्रभाव पड़ेगा, हजारों लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे उस पानी को पीने या इस्तेमाल करने से। इस वजह से सांद्रता की ये इकाई उपयोग में लाई जाती है ppm और ppb, ठीक है, एक, क्योंकि 1 किलो पानी में जब देखेंगे तो आपको बहुत ही कम है, तो हम लोग उसे 10 लाख में देखते हैं, 10 लाख, 1 मिलियन या 1 अरब में देखते हैं। तो ये ppm या ppb परिभाषा तो हमने पढ़ी है, सिंपल सा मैंने लिखाया था, विलयन के 1 मिलियन यानी 10 लाख भाग में घुले हुए विलेय के भागों की संख्या को, विलेय के भाग का मतलब क्या बताया था, भार के मात्रकों में या फिर आयतन के मात्रकों में, ठीक है, भाग का मतलब आप उसे भार के मात्रक को ग्राम किलोग्राम में कह सकते हो या फिर आयतन ml और लीटर में कह सकते हो। ओके, तो देखिए ये 10 लाख में हो गया बेटा 10⁻6 में, और ये 10⁻9 1 अरब में हो गया। तो अगर मैं बेटा यहां ये जो 10 लगा है
इसके आगे इस पूरे को 10 की घात 6 बना दूं तो 10 की घात 6 बनाने का मतलब कैसे 10 की घात 6 बन गया? देखिए 2 और 4 6 हो गए कि नहीं? 2 और 4 6, 10 की घात 2 और 10 की घात 4, 10 की घात 2 और 10 की घात 4, 10 की घात 2 और 10 की घात 4, यानी कुल मिलाकर 6। इसको आप 6 गिनिए, आप लोग अपने दिमाग में 6 गिनिए। तो क्या यह परसेंटेज रही क्या? नहीं, क्योंकि परसेंटेज सिर्फ 100 में थी। तो अब ये हो गई 10 की घात 6 में। तो मैं अब इनको क्या बोलूंगा? पीपीएम बोलूंगा। कौन सी वाली? W बटे V वाली, W अपॉन W वाली, V अपॉन V वाली, ठीक है। और अगर इस पूरे को 10 की घात 9 कर दिया जाए तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? कि तब मैं पीपीबी बोलूंगा। इज दैट क्लियर? पीपीबी बोलूंगा। जैसे मैंने कठोर जल के अंदर अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण घुले हुए तो वो कितने हैं, ये दरअसल पीपीएम में माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग अपने घर में लगे हुए आरओ सिस्टम से पानी का प्यूरिफिकेशन वाला जो रिवर्स ऑस्मोसिस उपकरण लगाए, आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस जो उपकरण लगाए ना, उससे निकलने वाले पानी में अगर हम लोग टीडीएस, टोटल डिसॉल्व सॉलिड अगर पता करें टीडीएस, और वो टीडीएस बैठ रहा है आपके घर के पानी का 120, कभी कहते हैं ना पानी का टीडीएस 120 आ रहा है, 500 आ रहा है, 400 आ रहा है, ठीक है ना। देखिए 200 तक पानी पीने वाला हानिकारक नहीं है, बहुत कम टीडीएस वाला पानी भी हानिकारक है और बहुत ज्यादा टीडीएस वाला पानी भी हानिकारक है, ठीक है ना। खैर, तो 120 अगर टीडीएस है तो मैं इसका क्या मतलब बता रहा हूं? इसका मतलब 120 पीपीएम है बेटा वो, और 120 पीपीएम को मैं या लगाकर, एक मैंने आपको वहां भी समझाया था, इसको मैं कह सकता हूं मिलीग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, सॉरी मिलीग्राम प्रति लीटर बेटा। 120 टीडीएस को हम लोग 120 पीपीएम कह सकते हैं, या दूसरे अर्थों में 120 मिलीग्राम प्रति लीटर कहते हैं। आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, आप लोगों को मैं बता चुका था, आपके पास नोटिस में होगा। इसलिए तो मैं कहता हूं बेटा, आप अपने कॉपी पेन को, जैसे मैंने ये कहा और मान के चलो ये अब मैंने कहा और आपके समझ में नहीं आई, तो जब मेरी डाउट सेशन क्लासेस होगी तब पूछ सकते हैं आप लोग, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बता चुका था आप लोगों को, ठीक है ना। एक चलिए, तो ये हमने परसेंटेज फिनिश कर ली और पीपीएम और पीपीवी का एक रिवाइज किया था। अब मैं आपको और आगे ले चलता हूं। एक है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। इसमें क्या होगा? सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में विलयन के 1 लीटर आयतन में सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, लिसन केयरफुली, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, विलयन के 1 लीटर आयतन में घुली हुई विलेय की ग्रामों में मात्रा को, तो विलेय का भार ग्रामों में बेटा, बटे विलयन का आयतन लीटर में। और मैं जैसा आपको बार बार बोलता हूं कि अगर आयतन एमएल में दिया गया हो तो या तो एमएल को बदलकर लीटर में कर लो, उसे यहां लिख दो, या फिर क्या करेंगे अपन, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन एमएल वाला लिख सकते हैं, लेकिन अपन ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर निकल आएगी। ओके, जिसको शक्ति या सामर्थ्य भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसी तरह से होती है बेटा मोलरता। अब देखिए, मैं आपको 3 सांद्रता की इकाइयों से परिचित कराऊंगा, मोलरता से बेटा, नॉर्मलता से, फॉर्मलता, और ऊपर मैंने लिख दी मोललता, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, नोट भी करते जाइएगा। वो मोललता को स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, मोलरता कैपिटल एम होती है, नॉर्मलता को कैपिटल एन से, और फॉर्मलता को एफ से प्रदर्शित करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो मैं अब आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मोलरता में, अब देखिए इन तीनों सिचुएशन में परिभाषा स्टार्ट होती है विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में अगर मैं कहता हूं घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, घुले हुए ग्राम सूत्रभारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसका फॉर्मूला देखिए, शुरुआती फॉर्मूला, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। इज दैट क्लियर? एनबी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं कि हां सर मालूम है हमें, डब्ल्यूबी बटे एमबी गुणा विलयन का आयतन। अगर मैं एमएल में करना चाहता हूं तो मैं कितने का गुणा करूंगा बेटा? 1000 का। कोई दिक्कत बताइए? ठीक है, ओके। अब देखिए, मैं आपको यहीं से यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सांद्रता की इस इकाई का मोलरता से क्या संबंध होगा। अब देखिए, WB गुणा 1000 बटे VS ml जो आपको लिखा है, यह सांद्रता ग्राम प्रति लीटर होती है। इसका मतलब इस हिस्से को अगर मैं सर्कल में ले लूं तो क्या बन गया बेटा? ये कि सर ये बन गया सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, हो गया कि नहीं?
इसको अगर मैं यहां से उठाऊं तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर हो गई, देखो मिलाओ। ओके, भाग कितने का दे दिया जाएगा, एमबी का। इसका मतलब यह निकला कि मोलरता का, यहां लिख रहा हूं बेटा ध्यान से सुनिएगा, मोलरता यानी एम का रिलेशन सांद्रता ग्राम प्रति लीटर से यह है कि सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बटे होता है मोलर द्रव्यमान। अगर मुझे सीधी मोलरता अगर कोई दे रहा है, मैंने फॉर्मूला दिया आपको 0.1 एम H2SO4 विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर ज्ञात कीजिए। विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर ज्ञात कीजिए। मोलरता दे रहा हूं, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर पूछ रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर हो जाएगा मोलरता में एमबी का गुणा कर दो, हो जाएगा क्रॉस गुणा, कैची गुणा। मोलरता कितनी है बेटा, 0.1। इज दैट क्लियर? बराबर सांद्रता ग्राम प्रति लीटर मुझे निकालना है बेटा। ओके, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर और मोलर द्रव्यमान, तो H2SO4 के सूत्र से मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना आएगा, 98। ओके, 98 का 0.1 में गुणा करिए, 98 का 0.1 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 9.8 ग्राम प्रति लीटर, यानी सांद्रता आ जाएगी आपकी 9.8 ग्राम प्रति लीटर। यानी अगर 0.1 मोलरता का विलयन है तो उसकी सांद्रता होगी 9.8 ग्राम प्रति लीटर। ओके, 9.8 ग्राम प्रति लीटर अगर सांद्रता है तो 9.8 में 98 का भाग लगा दो तो 0.1 मोलरता आ जाएगी। बताइए क्या दिक्कत है? ठीक है, एक तो इन दोनों का रिलेशन समझ में आया। फिर मैंने आप लोगों को यह बताया था कि 1 मोलर विलयन, अर्ध मोलर विलयन, पेंटी-मोलर विलयन, इनके बारे में आपको परिचित कराया था। फिर मैंने यह बताया था कि अगर बने हुए विलयन में बेटा पानी मिलाते चले जाए, उसको तनु करते चले जाए, तनु करने पर क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, तनु करने पर, तनुता बढ़ाने पर, तनुता मतलब पानी मिलाना, तनुता बढ़ाने पर क्या होगा बेटा, आयतन बढ़ेगा। अब देखिए, आयतन और मोलरता का रिलेशन एक दूसरे से व्युत्क्रम है कि नहीं? आयतन बढ़ेगा तो मोलरता में क्या आएगी बेटा, कमी आएगी। एक ये दिमाग में रखना है, ठीक है। दूसरी बात, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो आप कहोगे सर ताप बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरता में कमी आएगी। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए, ये तो रही मोलरता की बात। एक और क्या बताया था कि बने हुए विलयन की उसमें पानी मिलाते चले जाए तो मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका सूत्र बनाया था हम लोगों ने, क्या, M1V1 बराबर M2V2। इज दैट क्लियर? पहली वाली स्थिति की मोलरता, पहला वाला आयतन, दूसरी वाली स्थिति की मोलरता जो निकालनी है और दूसरे का आयतन, फॉर्मूला लगाएंगे मोलरता, बाद की मोलरता, आफ्टर द डाइल्यूशन मोलरता कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ूं बेटा मैं, तो ये तो रह गई मोलरता की बात। नॉर्मलता में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हटा दूं बेटा यहां से। नॉर्मलता की परिभाषा के मुताबिक परिभाषा क्या बनेगी, विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को। अब यहां से एक बात जनरेट हो गई बेटा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को। ओके, ये थोड़ा सा मैं यहां से हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं मैं आपको यहां से, ठीक है, क्योंकि जब बोर्ड साफ होगा तभी तो बाकी मटेरियल आएगा बेटा। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और किसी भी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होगी बेटा ग्राम तुल्यांकों की, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इंग्लिश में कह सकते हैं हम लोग, संख्या बराबर होगी उसका भार, उसका मतलब विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, और विलय के लिए बी लगाया मैंने, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है कि ये तो तराजू पर तुला हुआ मटेरियल की बात होगी, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 8 ग्राम, 18 ग्राम, ये तो हो गया। ये कैसे निकलेगा, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार निकालने के आपको मैंने ऑलरेडी सूत्र बताए हैं, ठीक है, तुल्यांकी भार, ठीक है, ईबी। बी इसलिए लगा देता हूं, या विलय के लिए बात की जा रही है, ठीक है ना। अब प्रश्न यह आता है कि विलय कौन है, क्या विलय अम्ल है, विलय क्षार है, विलय लवण है, ठीक है, विलय तत्व है या विलय आयन के रूप में है, ठीक है ना। तो तत्व और आयन की बात मैंने नोट्स में डाल दिया, वो समझा भी चुका था। बस आपको क्या करना है, आपको अम्ल, क्षार और लवण के तुल्यांकी भार से अभी परिचित हो जाइए आपको, ठीक है ना। सूत्र आपके पास में है ही। तो अम्ल का तुल्यांकी भार होगा बेटा, अम्ल का तुल्यांकी भार जो होगा बेटा, तुल्यांकी भार बराबर होगा अम्ल का अणु भार, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होगा अम्ल का अणु भार बटे अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता, इसका मतलब बताया था मैंने, उदासीनीकरण क्रिया का मतलब हो गया, अम्ल किससे उदासीन होते हैं बेटा, क्षारों से होते हैं।
तो एक अम्ल के एक मूल को उदासीन करने में क्षार के कितने मूल लगते हैं। यहां बहुत ट्विस्ट है बेटा। ट्विस्ट क्या क्या है आपको नोट्स में मैंने अवेलेबल करा दिया है कि ये इस बात पे डिपेंड करता है, क्षारकता इस बात पे डिपेंड करती है कि वो अम्ल उदासीनीकरण क्रिया के दौरान अपने कितने H धनायनों को विस्थापित करता है, अपने में से हटाता है। और H वही हट सकते हैं जो फ्लोरीन से जुड़े हो या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जुड़े हो, क्योंकि इस बंध की इतनी ज्यादा द्रुवता होती है कि वो H धनायन के रूप में विस्थापित हो सकते हैं। ठीक है ना, हो जाते हैं। H2SO4 की क्षारकता, अब H2SO4 की में 2 हाइड्रोजन H2SO4, क्षारकता 2 है क्योंकि दोनों H ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं। लेकिन 3 अम्ल मैंने आपको जो लिखवाए हैं, H3PO2 फास्फोरस अम्ल बेटा, सॉरी हाइपोफास्फोरस अम्ल, H3PO3 फास्फोरस अम्ल और H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, क्षारकता, इन अम्लों की क्षारकता कितनी होगी, इसकी क्षारकता होती है बेटा 1। अब देखिए आंखों से हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। कभी कभी आंखों का देखा भी गलत हो सकता है, कभी कभी दिखाई देने वाली हर वो पीली चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना हो आवश्यकता नहीं है। सभी शिक्षक स्कूल के अंदर बढ़िया पढ़ा रहे हो और ऑनलाइन पर आपको पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है, क्योंकि ये ऑल इंडिया देख रहा है, आप नहीं अकेले नहीं देख रहे। इसलिए क्लासेस के अंदर पढ़ाना और क्लासेस में ऑनलाइन पर पढ़ाने में दोनों में फर्क आ जाता है बेटा। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं है। तो H3PO2 संरचना आप लोगों ने देखी, केवल एक हाइड्रोजन ही है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, बाकी 2 हाइड्रोजन तो P के साथ जुड़े हैं। तो इसकी क्षारकता हो गई 1, इसकी क्षारकता 2 और इसकी क्षारकता 3। ठीक है, अब इस सूत्र से जो निकलेगा वो अणुभार हो गया, 1 का भाग लगा देंगे वही आ जाएगा। इसके सूत्र से जो निकलेगा 2 का भाग लगा देंगे, इसके सूत्र से निकलेगा 3 का भाग लगा देंगे, तो ये अम्ल के तुल्यांकी भार होगा। ऐसी क्षार के तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लीयता। अम्लीयता क्यों करे, क्षार को उदासीन कौन करेगा बेटा, अम्ल करेगा। इज दैट क्लियर। अम्ल की क्षारकता तो क्षार की अम्लीयता आपके पास सब नोटेड है। जितने OH नेगेटिव आयन कोई क्षार अपने में से विस्थापित करता है ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान, वो उस क्षार की अम्लीयता कहलाई। इज दैट क्लियर। अच्छा, लवण में क्या है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी लवण में सुनिएगा। लवण NaCl, K2SO4, AlCl3, ठीक है ना, इन लवणों की K2SO4 आपका NaCl, ये लवण है, आयनों में टूट जाएंगे बेटा। ठीक है ना, इनकी स्थिति क्या है। कई ट्रिक्स भी है और कई ट्रिक्स के अलावा ये भी है। तो इसके अणु भार में इसके तुल्यांकी भार का भाग दे दिया जाए तो लवण के लिए Z का मान निकल आएगा। अब Z क्या है, तो Z बेटा किसी अम्ल की क्षारकता को कहते हैं कि स्थिर मान है, या अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लीयता को कह देते हैं। इनके तुल्यांकी भार का सीधा तरीका क्या है, इसके इस सूत्र से जो भार निकलेगा, जिसे आप अणुभार कह सकते हैं, अभी वैसे सूत्र भार कहते हैं उसको, उसमें क्या करेंगे, इसमें मौजूद धनायनों का कुल आवेश या, ध्यान रखना है, या ऋणायनों का कुल आवेश जो कि बराबर होगा। ठीक है, तो AlCl3 का निकालने के लिए आप अकेले Al पर 3 धनावेश और तीनों Cl पर 1-1 ऋणावेश, तो आप यह 3 का भाग लगा देंगे। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का 27, क्लोरीन का 35.5, 35.5 गुणा 3 है ना, प्लस 27 करने के बाद 3 का भाग इसलिए लगाएंगे क्योंकि इनके आयनों पर 3 धनावेश है। ओके, ऐसे यहां इसके सूत्र से जो भार निकलेगा, जिसे आप अणुभार कह सकते हैं, उसमें 2 का भाग लगाएंगे क्योंकि सल्फेट अकेले पर भी 2 ऋणावेश होते हैं और प्रत्येक पोटेशियम पर 1-1 धनावेश होता है। इस तरह से लगा देंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग, तो इस तरह से तो तुल्यांकी भार निकलेगा, लेकिन इसके लिए एक बात आती है जेड की परिभाषा, नॉर्मलता की परिभाषा समझ में आने पर, तो किसी का ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो इसका नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या बनना है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है उसका भार बटे उसका तुल्यांकी भार। उसका भार बटे, ये लिखा है, उसका भार मतलब विलेय का भार बटे उसका तुल्यांकी भार। तो मैं नॉर्मलता का फॉर्मूला बना देता हूं ना बेटा, WB बटे AEB गुणा विलयन का आयतन लीटर में करना है, ml में करना है, तो बेटा नीचे ml ऊपर 1000। अब आप फिर आपके दिमाग में आ गई, ये हिस्सा क्या हो गया बेटा, देखिएगा ये हो गई सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। तो नॉर्मलता का सांद्रता ग्राम प्रति लीटर से रिलेशन क्या बन गया कि नॉर्मलता बराबर हो जाती है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बटे, बताइए, उसका तुल्यांकी भार यानी EB। तुल्यांकी भार, लिसन केयरफुली, तुल्यांकी भार
सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में आप तुल्यांकी भार का भाग दे दोगे तो आपकी नॉर्मलता निकल आएगी। अब आप कहोगे बहुत सारी चीजें निकल आई कि नहीं। अब देखिए सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर क्या हो गया बेटा, अगर मैं यहां आपसे कहूं तो आपका अब जवाब हो जाना चाहिए क्या कि सर मोलरता गुणा मोलर द्रव्यमान। यस, ऐसी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर हो जाएगा नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। ओके, दोनों के ये वाला भाग बराबर है तो दोनों को बराबर कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा, नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार बराबर होगा मोलरता गुणा मोलर द्रव्यमान। इज दैट क्लियर। एन बराबर लिखूंगा एम गुणा एम बी बटे ईबी। एम बी बटे ईबी मोलर द्रव्यमान में तुल्यांकी भार का भाग देने पर एक स्थिरांक मान आएगा जिसको मैं जेड कह रहा हूं, जेड एम बी बटे ईबी। दरअसल ये जेड दरअसल अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लीयता ही होता है। जैसे H2SO4 का एमबी होगा 98 और H2SO4 का तुल्यांकी भार होगा 49। ठीक है, तो 2 आएगा तो हम डायरेक्ट भी कह देते हैं H2SO4 के लिए जेड का मान 2 होता है। अच्छा, किसी लवण के लिए जेड का मान कैसे निकलेगा, लवण के अणु भार में लवण के तुल्यांकी भार का भाग देंगे अपन। लवण के का जेड बराबर, जेड का मतलब वो स्थिर मान बराबर लवण का अणु भार बटे लवण का अणु भार बटे लवण का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार इस सूत्र से निकाल लेंगे। अब मैं आपको इसकी ट्रिक्स क्या बता दूंगा, आप डायरेक्ट कह सकते हैं भैया इन लवणों में जितने भी किसी धनायन पर कुल धनावेश या ऋणायन पर कुल ऋणावेश होते हैं वो उसका जेड है। जैसे कि AlCl3 के लिए जेड का मान कितना होगा तो आपको मैं कह दूंगा डायरेक्ट 3। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसके अणु भार में तुल्यांकी भार का भाग दे दो, निकल आएगा जेड का मान 3। इसके लिए जेड का मान 2 होगा, इसके लिए जेड का मान 1 होगा। इस तरह से लवण का निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इनका मल्टीप्लाई करने पर सांद्रता ग्राम प्रति लीटर आ जाएगी, ये रिलेशन आ गया। तो एमबी बटे ईबी की जगह मैं एक और संबंध क्या लिख दूं बेटा, बोलिए कि सर आप लिख दो नॉर्मलता बराबर एम गुणा जेड। अब ट्रिक्स याद रखो, जेड नमाज, ठीक है, नमाज। जैसे आप नमाज को याद रखेंगे, नमाज में ना का मतलब होता है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, मां का मतलब हो गया मोलरता, जेड का मतलब स्थिर मान। ठीक, जेड कैसे निकलेगा, किसी भी अम्ल के लिए जेड उसका क्षारकता होगी, किसी क्षार के लिए जेड उसकी अम्लीयता होगी, किसी लवण के लिए जेड उसका किसी धनायन या ऋणायनों पर उपस्थित कुल आवेश होगा। जैसे AlCl3 के Al पर 3 ऋणावेश है तो 3 होगा, या फिर ऋणायन के बेस पर देखेंगे तो 3 ऋणायनों पर एक ऋणावेश, 3 Cl तो 3 का भाग लग जाएगा, ठीक है ना, ये निकल आएगा। तो सांद्रता ऐसे ही नॉर्मलता N1V1 बराबर N1V1 बराबर N2V2, पहले की नॉर्मलता बाद की नॉर्मलता, ये निकल आएगा। एक नॉर्मल विलयन डेसी नॉर्मल विलयन फॉर्मलता आप लोगों ने देखी है। तो इतनी सांद्रता की इन इकाइयों से मैंने आप लोगों को परिचित कराया था। बाकी मेरा बेटा जब कंपटीशन एग्जाम का सॉल्यूशन का मटेरियल में डालूंगा तो कुछ और थोड़े से हायर स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के मटेरियल में जिसकी वीडियो अलग होगी बेटा, ठीक है ना, उसमें अपन डालेंगे। अभी आप अपने 12th के, चाहे आपका बोर्ड RBSE हो, MP बोर्ड हो, CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, जो भी बोर्ड है उसमें ये सब काम करेगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूं। कंपटीशन एग्जाम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वीडियो में अलग भी डालूंगा, ये भी वहीं से है, लेकिन अभी ये प्राइमरी लेवल के न्यूमेरिकल हैं जो कंपटीशन में आते तो हैं, पर आगे के हायर स्टैंडर्ड वाले भी आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझने का प्रयास किया होगा, और अगले वीडियोस में मैं आप लोगों को इनको बढ़िया तरीके से पढ़िए। मैंने आपको बताया ना, मैं अपन वीडियो कॉन्फ्रेंस में से भी अपन एक दूसरे से बात करेंगे आपके डाउट सेशन के लिए। अगला इसी सॉल्यूशन पर विलेयता पर आधारित होगा, सॉल्युबिलिटी पर आधारित होगा, जो मॉड्यूल नंबर 7 में स्टडी करेंगे। ओके बेटा, तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।